हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जहां पर हम मगध के उदय के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमको मगध का उदय देखने को मिलता है महाजनपद काल में। जिस समय इंडिया में 16 महाजनपद थे, उनमें से एक था मगध का महाजनपद। आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि मगध का महाजनपद बाकी 15 महाजनपदों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा। और सम्राट अशोक के टाइम पर हम ये देखते हैं कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मगध अपना साम्राज्य स्थापित कर पाता है। तो आखिरकार मगध ऐसा कैसे कर पाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या फैक्टर्स हैं, क्या एडवांटेज है मगध के पास, और भी क्या कारण होते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, जो भी कारण है, उन सब के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट में फ्रेंड्स हम एक एमसीक्यू सेशन भी देखेंगे, जहाँ पर इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आइए फ्रेंड्स, चालू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम फ्रेंड्स बात कर रहे हैं महाजनपद काल की। महाजनपद काल हमको देखने को मिलता है 600 बीसी, यानी कि 600 ईसा पूर्व में। यह आता है फ्रेंड्स वैदिक काल के बाद। उत्तर वैदिक काल में ही हमने देखा था कि जनपद बनना चालू हो गए थे, और धीरे धीरे ये जनपद आगे जाकर महाजनपद बनते हैं। इंडिया में हमको 16 महाजनपद देखने को मिले, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मगध का जनपद, अवंती, कौशाल और वज्जी। फ्रेंड्स, वज्जी ही वो जनपद है जहां पर 8 गणराज मिलकर इसको रूल करते हैं। इसका कैपिटल होता है वैशाली। लच्छवी की बात हम करते हैं तो वो यहीं हमको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये गणराज है, सबसे पहला गणराज पूरी दुनिया में हमको कहाँ देखने को मिला? यहीं पर देखने को मिला। फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, लच्छवी रिपब्लिक, हमको इसी के अंदर देखने को मिलती है। इसी के साथ फ्रेंड्स, ये जो 16 महाजनपद हैं, इनके बारे में हमको महाभारत के अंदर भी देखने को मिलता है। जैसे कि गांधार, कुरु, पांचाल, इन सब का मेंशन महाभारत के अंदर भी है और पुराणों के अंदर भी है। मगर फ्रेंड्स, पूरे 16 का नाम हमको देखने को मिलेगा अंगुत्तरा निकाय के अंदर। अंगुत्तरा निकाय जो बौद्धिक धर्म ग्रंथ हैं, जिसके अंदर 3 पिटक आते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक के अंदर 4th चैप्टर के अंदर हमको देखने को मिलेगा अंगुत्तरा निकाय, जिसके अंदर 16 महाजनपदों को मेंशन किया गया है। इसके बाद देखते हैं हम भगवती सूत्र। जैन धर्म ग्रंथों के अंदर 12 अगम होते हैं। फ्रेंड्स, उसमें से जो 5वां अगम है, उसके अंदर हमको देखने को मिलेगा भगवती सूत्र, जहां पर 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। इसी के साथ फ्रेंड्स, ये जो पीरियड है, महाजनपद काल है, ये रिप्रेजेंट करता है दूसरा शहरीकरण, सेकंड अर्बनाइजेशन। पहला अर्बनाइजेशन हमको देखने को मिला था हड़प्पन काल में, सिंधु घाटी सभ्यता में। दूसरी बार यहाँ पर हम देखते हैं। आइए थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि आखिरकार कोई भी सभ्यता शहरीकरण की तरफ कैसे बढ़ती है, अर्बनाइजेशन कैसे होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन होती है फेवरेबल एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि लाभदायक होनी चाहिए, आपके अनुकूल होनी चाहिए। कृषि का यहाँ पर ये मतलब है कि आपको सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी है, यानी कि आपको आत्मनिर्भर बनना है अपने ऊपर। तो फ्रेंड्स, जब आर्यन यहाँ पर आए थे, तो हमने देखा था कि वो पशुपालन करते थे। पशुपालन के बाद वो धीरे धीरे कृषि की तरफ बढ़ते हैं, और जब वो कृषि की तरफ बढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स उनके जीवन में क्या आता है? उनके जीवन में स्थिरता आना चालू होती है, सीडेंट्री लाइफ उनकी होने लगती है। सीडेंट्री लाइफ होने की वजह से हम ये देखेंगे कि उनका भूमि के प्रति अपना लगाव बढ़ता है। भूमि के प्रति उनका लगाव बढ़ता है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा? राजभक्ति की भावना आएगी। इस राजभक्ति की भावना की वजह से ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे जनपद बनना चालू होते हैं, और यही जनपद आगे जाकर महाजनपद का रूप ले लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करना चाहिए हिस्ट्री का। आइए उसको भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जब भी कोई सभ्यता उदय करती है, या फिर कोई भी साम्राज्य उदय करता है, तो वहाँ पर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि। आपको इस पे सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि आत्मनिर्भर तो होना ही है। साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि जब आप कृषि में अच्छा काम करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास काफ़ी टाइम बचता है, और उस टाइम का वो उपयोग कर सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर। आर्ट एंड कल्चर से फ्रेंड्स यहाँ पर ये मतलब है कि वो अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चालू करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वो लोग काम करना चालू करते हैं, और इन कामों को फ्रेंड्स आगे जाकर क्या करेंगे? वो ट्रेड करेंगे, यानी कि इकोनॉमिक्स बढ़ेगी। इसकी वजह से क्या होगा? साम्राज्य के पास पैसा आना चालू होगा, और ये पैसा वो लगाएंगे अपने विकास में, अपने एक्सपेंशन में, जिससे शहरीकरण होता है या फिर सभ्यता का उदय होता है। फ्रेंड्स, ये जो मॉडल है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, और आज भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स एग्रीकल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ट्रेड एंड कॉमर्स मॉडल, AAT। फ्रेंड्स, इसको आप अप्लाई करें श्रीलंका पर, इंडिया पर, चाइना पर, या किसी और भी देश पर,
तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर क्या समस्या है, वहाँ का साम्राज्य उदय क्यों नहीं कर पा रहा है। इसको आप आज भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि आखिरकार मगध का उदय कैसे होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मगध के उदय के पीछे एक सबसे बड़ा कारण रहता है उसकी भूगोलिक स्थिति, यानी कि जियोग्राफिकल लोकेशन काफ़ी लाभदायक रहती है उसके लिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि उसके पास लोहे के भंडार होते हैं, यानी कि आयरन रिजर्व्स। आयरन रिजर्व्स को फ्रेंड्स वो यूज़ करता है, किस काम में यूज़ करता है, उस टाइम लोहे को यूज़ किया जाता है जंगल काटने के लिए। गंगा जमुना दोआब के इधर जो जंगल है उनको काटा जाता है और वहाँ पर खेती की जाती है। सबसे पहला काम यहाँ पर गंगा जमुना दोआब के इधर खेती का बढ़ता है। खेती बढ़ने की वजह से हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य एक बहुत बड़ी आर्मी को पाल पाता है, एक आर्मी खड़ी कर पाता है। इसी के साथ लोहे का उपयोग इसलिए करा जाता है कि अपनी आर्मी को वो अस्त्र शस्त्र दे पाएं, वेपन्स दे पाएं। अच्छी क्वालिटी के वेपन्स भी कौन बनाता है? मगध बनाता है, क्योंकि उसके पास बड़े भंडार हैं आयरन के, लोहे के। फ्रेंड्स, इसी के साथ जब जंगल आप क्लियर करते हैं तो वहां से आपको लकड़ी मिलेगी, वुड मिलेगी और हाथी मिलेंगे। वुड का उपयोग करते हैं वो घर बनाने के लिए, महल बनाने के लिए। और यहाँ पर जो हाथी मिलते हैं उनका भी वो उपयोग करते हैं, अपनी सेना में भर्ती करते हैं हाथियों को। पहली बार किसी ने हाथियों को अपनी सेना में भर्ती किया तो वो मगध ही था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हाथियों का भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर हाथी करते हैं कि जब भी कोई सेना जा रही होती है तो उसके लिए रास्ता क्लियर करना पड़ता है, जंगल क्लियर करना पड़ता है। तो एक बार आप हाथी दौड़ा दीजिए तो वो रास्ता क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, उस समय हमने देखा था कि अधिकतर महाजनपद किले बंद होते हैं तो उस किले को तोड़ने के लिए भी हाथी का उपयोग करते थे, क्योंकि उस टाइम तोपें नहीं थी। तो हाथी इस जगह यूज आते हैं। मगध इन सब का बहुत अच्छे से उपयोग करता है। जब हम दूसरे फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है लोकेशन उनकी राजधानी की। बहुत अच्छी लोकेशन होती है, जो कैपिटल बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं, उन सबकी लोकेशन बहुत अच्छी होती है, अनुकूल होती है। जैसे कि बात करें राजगीर की, तो राजगीर फ्रेंड्स पहला कैपिटल होता है मगध का। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजगीर 5 जगह से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसकी वजह से फ्रेंड्स नेचुरली प्रोटेक्टेड है, वो उस पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं है। कोई भी सेना वहां पर आकर आक्रमण नहीं कर पाती आसानी से। इसलिए वहां पर हम देखेंगे मगध के ऊपर कोई भी अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाता है। पहला कैपिटल राजगीर। दूसरा कैपिटल होता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र एक फ्रेंड्स जल दुर्ग की तरह है, जल किले की तरह है। यहाँ पर गंगा नदी और सोन नदी मिलती है, इसलिए 3 तरफ से पाटलिपुत्र को नदियों ने घेर कर रखा है। इसलिए यहाँ पर भी आपको आसान नहीं होगा उसको अटैक करना। इन दोनों की लोकेशन काफ़ी फायदेमंद है मगध के लिए। फ्रेंड्स, इसी के अलावा यहाँ पर जो सोसाइटी है, समाज है मगध का, वो भी काफ़ी हेल्प करता है मगध को ग्रो करने के लिए। वो सोसाइटी फ्रेंड्स अनऑर्थोडॉक्स है, अपरंपरागत सोसाइटी है यहाँ पर। इसका यह मतलब है फ्रेंड्स, उस समय हम देखते हैं कि ब्राह्मणवाद के चलते वर्ण सिस्टम इंडिया में आया था। और वर्ण सिस्टम के तहत हम देखते हैं कि सबके काम बटे हुए थे, मगर मगध के अंदर बौद्धिक धर्म और जैन धर्म का इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए यहाँ पर इसको इतने अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं और यहाँ पर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कौन क्या काम कर सकता है। उसका फ़ायदा भी यहाँ पर मगध को मिलता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक कारण। आर्थिक कारण की बात करें तो मगध के पास लौह भंडार है, यहाँ पर कृषि अच्छी है, यहाँ की शिल्पकला अच्छी है। उसी के साथ हम देखते हैं कि ये टोल टैक्स भी काफ़ी लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है पाटलिपुत्र की। ये लोग ट्रेडिंग करते हैं दूसरे देशों से के साथ भी, और इंटरनली भी ट्रेडिंग होती है। आइए इसको थोड़ा मैप से समझते हैं। अगर हम बात करें कहाँ कहाँ ट्रेडिंग होती है, कहाँ कहाँ व्यापार करते हैं, तो मेसोपोटामिया से व्यापार होगा, ईरान से होगा, अफगानिस्तान से होगा, तक्षशिला से होगा और म्यांमार से होगा। पाटलिपुत्र इन सभी से क्या करने वाला है? व्यापार करने वाला है, जो काफ़ी लाभदायक रहता है मगध के उदय के लिए। इसी के साथ इंटरनली भी देखें हम तो 2 रूट होते हैं, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। उत्तर पथ आता है फ्रेंड्स तक्षशिला से लेकर ताम्रलिप्ति तक, पाटलिपुत्र से होते हुए जाता है। दूसरा फ्रेंड्स होता है दक्षिण पथ, श्रावस्ती से लेकर प्रतिष्ठान से ही जाता है रूट। और फ्रेंड्स, इन दोनों का फायदा किसको मिलने वाला है? मगध को। मगध यहाँ पर व्यापार के लिए तो इनको यूज करेगा ही करेगा, इसके साथ यहाँ पर टोल टैक्स लगाएगा, जिससे इसको राजस्व प्राप्त होगा और उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे ये लोग अपनी सेना को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि आर्थिक रूप से, भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से मगध काफी सक्षम था। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इसके पास जो राजा आते हैं, लीडर्स मिलते हैं इसको, काफ़ी अच्छे लीडर्स मिलते हैं मगध को, जो मगध की राइज में हेल्प करते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से साम्राज्य हमको मगध साम्राज्य के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं हर्यक वंश, फिर आता है शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, मौर्य वंश,
शुंगा वंश और कण्व वंश, इन सभी वंशों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हर्यक वंश को। हर्यक वंश के संस्थापक होते हैं बिंबिसार, फिर आते हैं अजातशत्रु, उसके बाद आते हैं उदयन। फ्रेंड्स यहाँ पर जो बिंबिसार हैं और वो सबसे पहले संस्थापना करते हैं हर्यक वंश की और इतना बड़ा एरिया कवर करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हर्यक वंश के संस्थापक के बिंबिसार, आइए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इनकी फ्रेंड्स तीन इंपॉर्टेंट नीतियां हैं, थ्री प्रोंग्ड पॉलिसी, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉलिसी रहती है इनकी वैवाहिक गठबंधन यानी कि मैट्रिमोनियल अलायंस की। यहाँ पर हम देखेंगे कि बिंबिसार तीन इंपॉर्टेंट शादियां करते हैं। पहली शादी ये करते हैं कौशाल के राजा की बहन से, उसके बाद वो लच्छवी प्रिंसेस से शादी करते हैं। इसके अलावा वो तीसरी शादी करते हैं मद्र जनजाति की राजकुमारी से। ये तीनों शादी उनके लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं, जिससे उनकी फ्रेंडशिप बढ़ती है स्ट्रॉन्ग किंगडम से। बड़े बड़े राजाओं से उनकी मित्रता होती है, वो उनको हेल्प करते हैं मगध को ग्रो करने में। इसी के साथ फ्रेंड्स जो वीक किंगडम है, छोटे किंगडम है, उन पर वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। जैसे कि अंग का साम्राज्य पर विजय प्राप्त की जाती है और उसको मगध में विलय कर लिया जाता है। अब बात करते हैं थोड़ी पर्सनल लाइफ की बिंबिसार की। तो 52 की एज तक वो रूल करते हैं, कहाँ पर, मगध पर। कैपिटल किसको बनाते हैं, कैपिटल रहता है उनका राजगीर, और यहाँ पर वो समकालीन रहते हैं महावीर जैन जी के और गौतम बुद्ध जी के। फ्रेंड्स इस पर काफी क्वेश्चन आते हैं, इस पॉइंट को नोट करिएगा। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स आजाद शत्रु। आजाद शत्रु फ्रेंड्स ये माना जाता है कि उन्होंने अपने पिता को बंदी बना लिया था या फिर उनकी हत्या की थी, इनमें से कोई एक कारण था जिसकी वजह से आजाद शत्रु आगे जाकर राजा बनते हैं। आजाद शत्रु अपने पिता की तरह काफी आक्रामक होते हैं और राज्य विस्तार पर ध्यान देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आजाद शत्रु एक इम्पोर्टेंट काम करते हैं, वो ये होता है कि जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद पहली बौद्धिक संगति का उद्घाटन करते हैं वो राजगीर में, और सबको बुलाते हैं जहाँ पर पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। इस पर भी फ्रेंड्स काफी क्वेश्चंस बनते हैं। जो सबसे यूनिक बात रही आजाद शत्रु की वो ये थी कि उनके पास दो यूनिक हथियार थे। सबसे पहला हथियार जो था उनके पास वो था फ्रेंड्स महाशिला कंटक। महाशिला कंटक के अलावा उनके पास था रथ मूसला। यहाँ पर जो महाशिला कंटक है फ्रेंड्स, उसको हम देख सकते हैं वो तोप की तरह है, इसको यूज किया जाता था किले गिराने के लिए। मगर जाहिर सी बात है उस समय बारूद तो था नहीं, तो पत्थर यूज करते थे अपन किले को गिराने के लिए। फिर रथ मूसला आता है। रथ मूसला को यूज किया जाता था जब राजा यहाँ पर बैठा है तो रथ के सामने यहाँ पर चक्र लगाया गया है तलवारों का, ताकि जब कोई भी सामने से अटैक करे तो उसकी मृत्यु हो जाए। इस तरह से फ्रेंड्स आजाद शत्रु ने, हम देखेंगे, वज्जी किंगडम पर विजय हासिल की, कौशाल पर विजय हासिल की, और फ्रेंड्स अवंती से वो लगातार लड़ाई करते रहते हैं। इस तरह से आजाद शत्रु मगध का विस्तार करते हैं। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स उदयन। उदयन ने फ्रेंड्स पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उसको अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर फाउंडर कौन हो गए पाटलिपुत्र के, उदयन हो गए। इसी के साथ फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि उदयन के बाद काफी स्ट्रॉन्ग राजा नहीं मिलते हैं हर्यक की डायनेस्टी को, इसलिए हर्यक डायनेस्टी धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ने लगती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा कारण माना जाता है उनके पतन का कि यहाँ पर जो प्रथा चल रही थी अपने पिता को मारना या बंदी बनाना फिर राजा बनना, इस प्रथा से जो जनता है वो दुखी रहती है। इसलिए जनता डिसाइड करती है कि अब वो उनको हटाएंगे और इन्हीं के अमात्य जो रहते हैं शिशुनाग, उनको वो राजा नियुक्त करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम पाटलिपुत्र की लोकेशन भी देख लेते हैं जिसको राजधानी बनाया था उदयन ने। फ्रेंड्स इसके बाद आती है शिशुनाग डायनेस्टी, आइए उसको डिस्कस करते हैं। शिशुनाग डायनेस्टी फ्रेंड्स इतने बड़े एरिया पर रूल करती है। पहले राजा यहाँ पर शिशुनाग रहते हैं, दूसरे रहते हैं यहाँ पर काल अशोक। आइए इनके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो टेम्पररीली शिफ्ट करा जाता है राजधानी को, कहाँ पर, वैशाली पर। कौन करता है ये फ्रेंड्स, शिशुनाग करते हैं। इसी के साथ सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी ये रहती है कि वो अवंती पर विजय प्राप्त करते हैं, अवंती को हराते हैं और उसका विलय कर लेते हैं मगध साम्राज्य में। सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है शिशुनाग जी की। फिर आते हैं काल अशोक। काल अशोक के टाइम फ्रेंड्स दूसरी बार बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज होती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो ऑर्गेनाइज की जाती है वो काल अशोक द्वारा की जाती है, वैशाली में की जाती है। यहाँ पर काल अशोक को करकरवन नाम से भी जाना जाता था पुराणों में, ये पॉइंट भी नोट करना चाहिए। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं महापद्मनंद या फिर नंद डायनेस्टी आती है, जिसके संस्थापक हैं महापद्मनंद, और आखिरी राजा रहते हैं यहाँ पर धनानंद। फ्रेंड्स सबसे बड़ा एरिया कोई कवर करता है तो महापद्मनंद कवर करते हैं इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर। आइए महापद्मनंद के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो निम्न कुल के थे, उनके पिता शायद शिशुनाग थे और उनकी जो माता थी वो शूद्र कुल की थी, इसलिए वो गैर क्षत्रिय थे। मगर फ्रेंड्स वो काफ़ी केपेबल राजा होते हैं, उनको उपाधि दी गई थी एक राठ की।
एक राट का ये मतलब होता है कि ऐसा राजा जिसने बाकी राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली है या फिर बाकी राजाओं ने उस राजा की संप्रभुता स्वीकार कर ली है। महापद्मानंद ने कुरु, पांचाल, सूरसेन, मैथिली, वज्जी और कलिंग पर भी विजय प्राप्त की थी। कलिंग के राजा कारवेला की जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, वो बताती है कि महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इसी के साथ फ्रेंड्स उनको उग्रसेन का टाइटल भी दिया गया था पाली स्क्रिप्चर के अंदर, यानी कि बौद्धिक धर्म ग्रंथ के अंदर जो पाली भाषा का यूज होता है वहां पर उनको क्या बोला गया, उग्रसेन बोला गया। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि महापद्मानंद के पास बहुत बड़ी आर्मी होती है। यहाँ पर लगभग उनके पास 2 लाख सोल्जर्स होते हैं, जिसके अंदर 3,000 हाथी होते हैं, 2,000 रथ होते हैं और फ्रेंड्स 20,000 घुड़सवार उनके पास होते हैं। सबसे बड़ी सेना किसी ने बनाई तो महापद्म ने बनाई थी। आइए अब बात करते हैं धनानंद की। धनानंद एक अहंकारी और अभिमानी राजा होता है। वो अपने जनता की या प्रजा की फिक्र नहीं करता है, उन पर लगातार टैक्सेस बढ़ाता चला जाता है, इसलिए जनता के बीच वो काफ़ी पॉपुलर नहीं होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि धनानंद अपने साम्राज्य पर कंट्रोल काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं। कलिंग को छोड़कर बाकी पूरा साम्राज्य उनके पिता ने उनको दिया था उसको वो मेंटेन करते हैं, मगर फ्रेंड्स पॉपुलर नहीं होते हैं, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के साथ मिलकर नंदवंश को गिरा देते हैं और स्थापना करते हैं मौर्य साम्राज्य की। आइए बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले राजा रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक, अशोक के बाद कुछ वीक राजा आते हैं और लास्ट राजा रहते हैं इनके बृहद्रथ। बृहद्रथ की फ्रेंड्स हत्या की जाती है उनके ही सेनापति द्वारा, पुष्यमित्र शुंगा द्वारा, जो शुंगा डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। आइए देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कितना बड़ा एरिया कवर करते हैं। जब वो नंद वंश को हराते हैं तो उनके पास इतना एरिया आता है। उसके बाद वो लड़ाई लड़ते हैं सेल्यूकस निकेटर से, जिसके बाद उनके पास इतना बड़ा एरिया कवर करते हैं। वो हिंदू कुश तक वो ले जाते हैं मगध साम्राज्य को। फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेल्यूकस निकेटर था वो बेसिकली अलेक्जेंडर की आर्मी जब इंडिया आई थी और उसने कुछ एरिया को कवर कर लिया था, यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले एरिया को, तो वहाँ पर वो अपना गवर्नर रखते हैं सेल्यूकस निकेटर को, जो आते हैं धनानंद के टाइम, और उसी को यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं, जिसके बाद ये एरिया वो अपने अंदर वापस ले लेते हैं। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स बिंदुसार, और बिंदुसार फ्रेंड्स जो साउथ है, दक्कन का पार्ट है, उसको कवर करते हैं। कलिंग को छोड़कर सब पर वो विजय प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद आते हैं किंग अशोक, जो अपने राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग पर विजय प्राप्त करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य या फिर मगध साम्राज्य स्थापित हो जाता है। यहाँ पर हमने मौर्य साम्राज्य को बहुत ब्रीफली डिस्कस करा है। किसी और लेक्चर में मौर्य साम्राज्य को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लच्छवी, डी लच्छवी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किस शासकों द्वारा किया गया था? फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, उद्रभद्र और शिशुनाग। फ्रेंड्स हमने को पता है कि शिशुनाग ने अवंती पर अपनी विजय प्राप्त की थी, इसी के तहत मालवा क्षेत्र पर वो पहुंचते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग, डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा राजधानी रहा है मगध की? फ्रेंड्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। यहाँ पर वैशाली जो है वो वज्जी किंगडम की राजधानी होती है, चंपा यहाँ पर अंग किंगडम की होती है, प्रतिष्ठान यहाँ पर सातवांश की राजधानी होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन से राजा ने एस्टेब्लिश किया था पाटलिपुत्र को? स्थापना किसने की पाटलिपुत्र की? तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही है, उदयन का आंसर है फ्रेंड्स उदयन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि छेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित है? फ्रेंड्स यहाँ पर जो किंग खारवेला है वो छेदी वंश को बिलोंग करते हैं, मगर वो किस क्षेत्र के हैं ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। फ्रेंड्स इन्हीं के नाम पर एक शिलालेख है, हाथी गुम्फा शिलालेख, जहाँ पर महापद्मानंद के बारे में और सम्राट अशोक के बारे में बताया गया है। इसका आंसर फ्रेंड्स आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको हमने डिस्कस किया था लेक्चर के दौरान। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने डिस्कस करा मगध के उदय के बारे में, बहुत डिटेल में एनालिसिस करा है मगध के उदय का। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसे ही और सेशन देखने के लिए इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।